नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग यूपीपीएससी और यूपीएससी आरओ एआरओ के लिए एक नया बैच शुरू कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी का। तो भारत के भूगोल से क्वेश्चन खूब बनते हैं, चाहे आप स्टेट की कोई वैकेंसी देख लीजिए, चपरासी से लेकर पीसीएस लेवल तक जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें इंडियन जियोग्राफी का वेटेज होता है। और यूपीएससी में भी एक अपना क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर इंडिया के रहने वाले हैं तो वहाँ की जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर और जियोग्राफिकल जितने कंपोनेंट हैं आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी जियोग्राफी का एकदम स्ट्रक्चराइज वे में हम लोग अध्ययन करेंगे और शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से कि इंडिया का ओरिजिन कहां से है, कैसे कैसे इंडिया का प्रादुर्भाव हुआ है और किस तरह से आज का सिनेरियो इंडिया अपनी वर्ल्ड में क्या स्थान रखता है। इन सब पहलुओं पर चर्चा करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंडिया का नामांकन, क्योंकि किसी भी अगर किसी भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रतिष्ठित जगह को आपको चुनना है तो चुनने के बाद आप उसका नामांकन जरूर करते हैं। अब यही नामांकन इस देश का भी हुआ है। कहीं कहीं आपको इंडिया को भारत नजर आएगा, आप कहीं आर्यव्रत कहेंगे, कहीं ब्रह्मवर्त कहेंगे, कहीं पर आपको दक्षिण का जम्बू द्वीप कहेंगे। तो ये सब किसने कहा है, कैसे कहा, इसकी हायरार्की क्या है, इन सब चीजों को समझते हैं। अब आता है नामांकन। सबसे पहले कि इंडिया का नामांकन क्या था और इसको समझते हैं पहले। तो वैदिक आर्य आए, सबसे पहले जो सबसे पुराने यहाँ के जो ट्राइब्स थे, जो लोग थे, वो आर्य थे। तो वैदिक आर्य का निवास स्थान था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर का मतलब है पूरे इंडिया में नहीं था, वो ऐसी जगह पर बसे जहां पर पानी की सुविधा थी और वहीं से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से यह आपका सिंधु नदी निकलती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। और आपने पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी सिंधु नदी को इंडस वैली कहा गया, इंडस नदी कहा गया, इंडस रिवर, इंडस रिवर कहा गया। इसी के किनारे ये आर्य बसे, यहां पर आर्यों का निवास स्थान हुआ सिंधु नदी की घाटी में। यह जो घाटी है सिंधु नदी की घाटी है, क्योंकि सिंधु नदी यहां से गुजरती है। इस देश का नाम आर्यों ने ब्रह्मवर्त या आर्यवर्त रखा। अब आर्यवर्त क्या है? आर्यवर्त आर्यों का एक वैदिक ग्रंथ था जिसके आधार पर वो लोग अपना पठन पाठन करते थे। तो जाहिर सी बात है, धार्मिक कर्म कांडों में ज्यादा रुचि पहले से ही भारत की रही है। तो उसी के आधार पर उन्होंने इसका नाम आर्यव्रत रखा और आर्यव्रत रखने के बाद इन्होंने भारत के निवास करने वाले आर्यों के नाम पे कहा कि भारत में जो लोग आर्य निवास करते हैं उन्हीं के नाम पर आर्यव्रत होगा। चलिए ठीक है। अब कहा कि ऋग्वेद में कहां पर ये इसको वर्णित किया गया है, कहां पर इनका मिलता है कि इंडिया को, इसको भारत कहा गया। तो ऋग्वेद में 5 व्यक्ति जो बहुत शक्तिशाली पावरफुल राजा हुए, उसमें एक राजा भरत थे, उनके नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। अच्छा, इसका जो विवरण है ये वायु पुराण में है। वायु पुराण में कहा गया है कि ये राजा दुष्यंत के पुत्र थे, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, ये जिनका वायु पुराण में उल्लेख है, के नाम पर इस भूभाग को भारत कहा गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, शक्तिशाली थे तो राजा के नाम पर ही इसको रख दिया गया, भारत कहा गया। इसका उल्लेख आप पुराणों में मिलता है। अब कहा कि बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा, यानी कि बौद्ध लोगों ने इसको जम्बू द्वीप कहा। जम्बू द्वीप का मतलब होता है दक्षिण का द्वीप, ये दक्षिण का द्वीप इन्होंने कहा। किसने कहा? बौद्धों ने। भारत में पर्याप्त रूप से इंडिया, यानी कि भारत का पर्याय, आप कहेंगे कि मैं इंडिया का निवासी हूं या मैं भारत की निवासी हूं, तो दोनों एक ही है। इंडिया शब्द कहां से आया? तो इंडिया शब्द यूनानी शब्द से निकल के आया है। यूनानी शब्द इंडोई का ये उसी शब्द से व्युत्पत्ति हुई है।
इंडोई से बना है आपका इंडिया। रोम सिंधु नदी, रोमवासी जो थे, रोमवासी सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इंडस नदी। और अभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से आप उसका स्टडी करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसके पूर्व में स्थित भूभाग को इन्होंने इंडिया कहा। इनके पूर्व में जो भी भूभाग थे, ये वाला जो हिस्सा था पूरा, इसको उन्होंने इंडिया कहा। अब कह रहा है कि पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा। अच्छा, पारसी जब आए तो पारसी लोग आते कहां से? वो लोग अरब कंट्रीज से आते थे। और आप देखेंगे तो अरब कंट्रीज यहां पर है, अरब कंट्रीज, अरब देश। तो यहां से जब आए तो इनको सबसे पहले ये आर्य मिले। और यहां पर देखा कि यहाँ भाई बहुत लोग बसे हुए हैं और नदी है, तो इस नदी के किनारे बहुत जनसंख्या में लोग थे। तो इनको यहाँ के नदी को ये सिंधु ना कह के अभ्रंश उसका रूप वर्णित करने लगे। इसको कहें इन्होंने हिंदू नदी। अब हिंदू नदी इन्होंने नाम दिया और इस क्षेत्र को, यहाँ के क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। वहां के लोगों को हिंदू कहा इन्होंने। और यही ये पारसी थे जिन्होंने यहाँ के लोगों को हिंदू कहा था। और यहाँ के जो लैंड फॉर्म्स थे, जो यहाँ का प्रदेश था, उसको इन्होंने हिंदुस्तान कहा। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वतमाला है। अब इसका लोकेशन हम देखेंगे कि हाँ कहां कहां पर इसका लोकेशन है, कैसे कैसे ये स्ट्रक्चराइड है। कह रहा है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पूर्व में। अब ध्यान से देखेंगे आप हिमालय का जो रेंज है तो कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए यहां पर उत्तर है और नीचे दक्षिण है, यहां पूर्व है और यह है पश्चिम। आप देखेंगे कि ये उत्तर पश्चिम में भी है और ये उत्तर में भी है, उत्तर पूर्व में भी है। यहां पर जो हिमालय का ये अराकान योमान वाला ये हिस्सा है, अराकान योमान का ये हिस्सा अराकान योमान का है। और यही अराकान योमान मणिपुर, यानी कि मणिपुर नागालैंड को म्यांमार से अलग करता है। ये जो है प्राकृतिक बाउंड्री है। अब हिमालय की पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम और दक्षिण दक्षिण पूर्व में। अब ध्यान से एक बार देखिएगा कि यहां पर ये हिस्सा देखें तो आप देखेंगे कि ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर, महासागर, हिंद महासागर। ये कहां कहां विस्तृत है? हिंद महासागर दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है, इस एरिया, इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम में है। और उसके उत्तर उत्तरी भागों में अरब सागर है। हिंद महासागर दो जलधाराओं से बटा हुआ है कि ये जो दक्षिण में है, दक्षिण में इसके दाहिने, यानी कि आप इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो ये दक्षिण पूर्व में यहां पर वे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। और यहां पर क्या है आपका? ये अरब सागर है, यहां पर आपका अरब सागर है, ये है अरब सागर, अरब सागर, यह अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इसके मध्य में इंडिया अवस्थित है। इसके भौगोलिक विस्तार में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान। यहां देखेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान और यहां पर आपका नेपाल और ये भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगर इनको मिला लिया जाए तो भारत को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा गया, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा हो जाता है तो इसको सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया। लेकिन अगर हम कहें कि श्रीलंका और यहां पर जो मालदीव को भी मिला लिया जाए, श्रीलंका और मालदीव को मिला लिया जाए तो इसको साउथ एशिया कहा जाता है, दक्षिण का दक्षिण एशिया। यानी भारत के साथ अगर इन सभी देशों को मिला लिया जाए तो एक बहुत बड़ा भूभाग होता है, जिसके कारण दक्षिण एशिया की संज्ञा इसको दी जाती है। आइए अब अवस्थिति और विस्तार देखते हैं इसका। जियोग्राफिकल लोकेशन
इसका क्या है इंडिया का, और कहां पर यह लोकेटेड है। तो भारत की प्राकृतिक अवस्थिति, इसका लोकेशन हिंद महासागर के उत्तरी भाग में है। आप यहां देखेंगे तो ये आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर है, और हिंद महासागर के उत्तर में है। यहां से यहां तक डिस्टेंस 1600 किलोमीटर है, और 1600 किलोमीटर यहां से आप देखेंगे कि हिंद महासागर के दाहिने साइड में यहां पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, यहां पर अरब सागर है, अरब सागर। तो इंडिया दो तरह से जल से घिरा हुआ है, एक बे ऑफ बंगाल की जलधाराएं हैं और दूसरी अरब सागर की। यह भारतीय प्रायद्वीप सागर इस क्षेत्र में 1600 किलोमीटर प्रविष्ट होकर इसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी संज्ञक दो जलीय क्षेत्रों में विभक्त करता है। इधर आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल है, यहां पर अरब सागर है। अब इसके बीच में होने के कारण यह उभयनिष्ठ स्थिति है इसकी, क्योंकि यह बीचों बीच में है इन दोनों जल राशियों के। अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य मध्य पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी एशिया के लोगों के लिए सांस्कृतिक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जल से, जब जलयान से आप सफर करेंगे या ट्रेड करेंगे तो आपका खर्चा भी कम लगेगा और रास्ता आपको शॉर्ट होगा और आसानी से आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे। इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि यहां से अगर ये जापान, चाइना या इधर रशिया जाना चाहे तो बड़े आराम से इस लोकेशन में जा सकता है पोर्ट से, और यहां पर अगर आना चाहे तो अफ्रीकन कंट्रीज या अमेरिका में बहुत आराम से जा सकता है। और यह सामरिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण यहां पर देख रहे हैं आप, यह उत्तर है और यह दक्षिण है। यहां से यह विस्तार 3214 किलोमीटर है। और यहां पर एक लोकेशन है आपका गौरमाथा से लेकर किबुथु तक, यहां किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसका जो लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर। अब इनके बीच का अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो यह डिफरेंस है 281 किलोमीटर, 281 किलोमीटर का है। तो 281 किलोमीटर का इनके बीच का डिफरेंस है। भारत की स्थिति अगर बढ़िया से आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यह चतुष्कोणीय है, यह क्वाड्रिलेटरल है। इस तरह आप देखेंगे तो यह क्वाड्रिलेटरल शेप में है। आप यहां पाएंगे कि यह चतुर्भुजाकार है, यह इसकी आकृति चतुर्भुजी चतुष्कोणीय है यानी कि क्वाड्रिलेटरल है। यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है, साउथ एशिया यानी कि ऊपर है एशिया और दक्षिण एशिया यह दक्षिणी भाग में है और इसके सीधे मध्य में है। तो इसको आप कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया के मध्य में है। इसके पूर्व में इंडोनेशिया प्रायद्वीप और पश्चिम में अरब सागर है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये म्यांमार के इस साइड में इंडोनेशिया प्रायद्वीप है इधर, और यहां पर अरब सागर है, यहां पर अरब सागर है, और यहां पर आपका इंडोनेशिया है। समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। अच्छा, आप ध्यान से एक बार देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि यहां से एक रेखा गुजरती है, एक रेखा गुजरती है यहां से, ट्रैपिक ऑफ कैंसर, ट्रैपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रैपिक ऑफ कैंसर कितना है, कितने लेटीट्यूड पे है, 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। और इससे यह ट्रॉपिकल रीजन में आता है यानी उष्ण रीजन में आता है, लेकिन यहाँ की जो जलवायु है ये उपोष्ण है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर इसके नॉर्थ में आप देखेंगे तो ये ग्रेटर हिमालय के कारण यहाँ नॉर्थ साइबेरियन कोल्ड विंड यहाँ पर आ नहीं पाती है। जब यहाँ से मानसून ऑनसेट होता है भारत
जो मानसून आती, भारतीय मानसून, तो यह दक्षिण पश्चिम के मानसून को भी काफी ज्यादा यहीं पर घेर के रखती है, और जिसका कारण ये होता है कि यहाँ मेघालय में मासिनराम चेरापूंजी एक ऐसा जगह है जहां विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। इसी कारण से यहाँ पर उपोष्ण जलवायु है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। यह पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। लेकिन कुछ भाग इसका पाकिस्तान के कब्जे में है, कुछ भाग चाइना के कब्जे में है। अब कौन कौन सा भाग है अभी आगे की तरफ हम देखेंगे, फिलहाल में यहां देखते हैं। 78,114 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है, और चीन ने अवैध रूप से 5,180 वर्ग किलोमीटर रखा हुआ है अपने पास। गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में 37,000 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, 37,555 वर्ग किलोमीटर ये चाइना ने ऑक्युपाइड किया है। पाकिस्तान द्वारा 5,180 वर्ग किलोमीटर ये दे दिया गया इसको, चाइना को। पाकिस्तान ने चाइना को इतना भूभाग दे दिया, 5,180 वर्ग किलोमीटर। अभी हम उसकी लोकेशन को भी दिखाएंगे कि कहां पर उसने लोकेशन पे दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अच्छा, 7वां सबसे बड़ा देश के साथ में आप ये कह सकते हैं कि जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहीं पर वो 6 देश हैं। एक है रूस सबसे बड़ा है रूस। उसके बाद है कनाडा, फिर उसके बाद यूएसए, फिर चौथे पे आता है चीन, चौथे पे आपका है चाइना, चीन। 5वें पे आपका आता है ब्राजील, छठे पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे आता है इंडिया, भारत। यह हायरार्की है कि सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद भारत। भारत का 7वां रैंक है उसका। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। अब भारत के खगोलीय विस्तार कहां पर है? एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन इंडिया की कहां पर है, अब इसको भी देख लेते हैं। कितने डिग्री लेटीट्यूड से कितने डिग्री लेटीट्यूड तक है और कितना लॉन्गिट्यूड इसका विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। आप देखेंगे तो अगर यहां पर आप ऐसे ग्लोब बनाएं और यहां पर इंडिया को लोकेटेड करें, यह ग्लोब, तो इंडिया का लोकेशन कुछ यहां पर है। यह इंडिया का लोकेशन है, यह इंडिया का लोकेशन है यहां पर। तो यह आप कहेंगे कि यह उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पूर्व है, और यह पश्चिम है। तो आप ये देख के बता सकते हैं कि यह उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। लेकिन अगर गोलार्ध की बात की कही जाए तो कौन से गोलार्ध में है, तो आप कहेंगे गोलार्ध की तो यह लाइन है, और इसके आप उत्तर में है तो यह उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन अब कहे कि अगर उत्तरी गोलार्ध में भी कहां है, तो आप कहेंगे उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है, क्योंकि इस गोलार्ध में अगर लोकेशन देखेंगे तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। तो यहां से आप देख सकते हैं पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है, अर्थात उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब लोकेशन भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट यहां पर लोकेशन है। इसका नाम है आपको कन्याकुमारी। इसका नाम है लास्ट का, साउथ का सबसे मुख्य भूमि का सबसे लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट यह लोकेशन है इसका।
अब यहां से अगर आप नॉर्थ की तरफ ऐसे बढ़ेंगे 3214 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको एक लोकेशन मिलेगा, इसको बोलते हैं इंद्राकाल। इंद्राकाल, इंद्राकाल, यह आपका लोकेशन है। यहां से लेकर यहां तक 3214 किलोमीटर है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकाल, ये लास्ट पॉइंट है। अब देखिए, अब अगर मैं कहूं कि लॉन्गिट्यूडनल विस्तार कहां पर है, तो आप ये कहेंगे कि 67.7 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इस पॉइंट को आप कहेंगे गौर माथा, गौर माथा या गौर माता, कहीं कहीं गौर माता लिखा रहता है, कहीं कहीं गौर माथा भी लिखा रहता है। और लास्ट एक अरुणाचल प्रदेश में लोकेशन है, यह लोकेशन आपका है किबीथू, 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 यह अरुणाचल प्रदेश में है। यह अरुणाचल प्रदेश आपका, और ये है गुजरात। गुजरात के कौन से जिले में? कच्छ जिले में है गौर माता। संपूर्ण भारत अर्थात द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट है। अब फिर कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी कि लेटिट्यूडनल जो विस्तार है वह 6 डिग्री 45 मिनट। तो 6 डिग्री 45 मिनट तो आपने पढ़ा है कि 8 डिग्री का तो यहीं पर है, ये 8 डिग्री 4 मिनट तो यही लाइन है, यानी कि इसके भी नीचे है। तो इसके नीचे आपका ये लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 45 मिनट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे लास्ट पॉइंट है। अगर भारत का विस्तार कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि यह 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत का विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय में दोनों में है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि यह ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में दोनों में आता है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति, जो जलवायु की स्थिति है, यह इसके भौगोलिक स्थिति के कारण है। और यह भौगोलिक स्थिति इस कारण कि यहाँ पर जो हिमालय है, हिमालय के जो रेंज है, जो पहाड़ियां हैं, इसके कारण यहाँ मानसून उपोष्ण हो जाता है। ध्यातव्य है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आप यहां से देखेंगे 23.5 डिग्री तो यहीं से गुजरा हुआ है, इसको आप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मान सकते हैं। लेकिन यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ना होते हुए उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय इसका जो है इधर से नॉर्थ साइबेरियन कोल्ड विंड को रोकता है, और तथा यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है तो उसको भी वो रोकता है, जिसके कारण काफी ज्यादा इंडिया में बारिश होती है और धन धान्य से परिपूर्ण है। अब एक चीज और आपसे पूछा जाएगा कि आप ध्यान से देखिए, तो यहां आप कहेंगे 68 डिग्री 97 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, यहां लास्ट तक है। आप इसका जब अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो यह लगभग 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री यानी 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर कितने का डिफरेंस होगा, तो आप कहेंगे कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 मिनट, 120 मिनट, 120 मिनट ये हो जाएगा आपका 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां और इस पॉइंट के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। अब 2 घंटे के डिफरेंस के कारण यहां पर सूर्य पहले उगेगा और यहां पर सूर्य लास्ट में डूबेगा, यानी कि सबसे पहले यहां सुबह होगी तो सबसे लास्ट में यहां पर रात होगी। तब तक पता चले कि यहां पर रात हो गई है, 2 घंटा रात हो गई है, और यहां पर अभी शाम का समय। अभी इसको भी हम चर्चा करेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा, जिसे कि कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि आप कर्क रेखा देख रहे हैं। कर्क रेखा आपके कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है, एक बार आप मैप को निकालिएगा और देखिएगा। गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बे ऑफ बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, और आपका ये है त्रिपुरा, मिजोरम, यहां से होके गुजर रही है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। जब भी जियोग्राफी पढ़िए आपके सामने मैप होना चाहिए, मैप पर उस लोकेशन को ढूंढिए, आराम से आपका जियोग्राफी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 82.5 है, 82.5 है, 82.5, 82.5 डिग्री। आपका यहां से देखेंगे कि मानक समय रेखा ये यहां इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आप यहां पर देखेंगे यह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये आपका उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, यहां से होके ये 5 राज्यों से होके गुजरती है भारत की ये मानक समय रेखा। अब बात आती है कि 82.5 डिग्री ही क्यों लिया गया मानक समय रेखा, क्यों और नहीं लिया गया? आप दिल्ली के ऊपर से मानक समय रेखा क्यों नहीं लिए? तो इसका भी कारण है, अभी इसको भी समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, मानक समय रेखा चुनने के कारण यह है कि विश्व के देशों में आपसी समझौते के अंतर्गत मानक समय रेखा 7.5 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना जाना चाहिए। आप यहां पर ग्लोब देख रहे हैं, यह आपका जीएमटी। अगर इसके पीछे आप यहां इस लोकेशन पे देखें एकदम पीछे की तरफ, तो आप पाएंगे कि यह 180 डिग्री है, 180 डिग्री। ऐसा कौन सा टर्म ले कि 180 को डिवाइड कर दे, लेकिन ऐसा छोटा टर्म लेना है जो परफेक्ट नंबर आए और पर्टिकुलर टर्म में हो। तो इन्होंने चुना 7.5 मिनट को, 7.5 यानी कि 7 डिग्री 30 मिनट को। अब 7 डिग्री 30 मिनट को अगर आप 180 से भाग दीजिएगा, जब इसको सही बटे में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 15/2, 15 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12 यानी 24 डिग्री, यानी कि 24 डिग्री नहीं आएगा, ये 24 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में? 24 पार्ट में। आप ये कह सकते हैं कि 24 टाइम जोन में इसको बांटा गया है। अब आपने पढ़ा भी होगा, 1 बज रहा है, कभी कहेंगे 2 बज रहा है, कभी कहेंगे 13 बज रहा है, 14 बज रहा है, कभी कहेंगे 23 बज रहा है। तो 24 इसके पार्ट में टाइम जोन में बांटा गया है। अगर इंडिया की बात करें, अगर आपसे कहा जाए कि नहीं इस समय रेखा को ले आके दिल्ली के ऊपर से गुजारिए, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, राष्ट्रपति बैठते हैं, इसके बीचों बीच से गुजारिए, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव क्यों नहीं है? अब लॉजिक को समझिए। क्योंकि यह 180 के को परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा, 7.5 डिग्री के गैप में होना चाहिए। आप ये बताइए कि यहां पर 82 डिग्री 30 मिनट है, 82 डिग्री 30 मिनट है, 82 डिग्री 30 मिनट। अगर मैं 7 मिनट इसमें से और घटा देता हूं, यानी 7.5 मिनट यहां से घटाता हूं, तो ये 0 0 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, 75 डिग्री, यानी 75 डिग्री। और 75 डिग्री आएगा कहां पर? लगभग यहां पर आएगा। आप सोचिए कि अगर आप यहां 75 डिग्री को ड्रा कर देंगे, 75 डिग्री को ड्रा कर देंगे, तो यहां से इधर तो डिस्टेंस एकदम करीब में हो जाएगा, एकदम नजदीक हो जाएगा। लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे लास्ट पॉइंट, यह आपका कहां जाएगा? आप कहेंगे कि यहां तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम का वेरिएशन बहुत ज्यादा आएगा। तो ऐसा कोई जगह चुनिए जहां पर वो सेंटर में आए। तो सेंटर में एक ही जगह थी, वही कि 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। तो यहां पर इस लोकेशन को चुना गया क्योंकि यहां से पूरे टाइम जोन को मैनेजमेंट किया जा सके। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होगी, ये चीजें समझ में आई होगी कि टाइम जोन को कहां से क्यों मैनेजमेंट करते हैं और क्यों ट्रैफिक ऑफ कैंसर इलाहाबाद के ऊपर से ही ड्रा की गई है, अन्य जगहों से क्यों नहीं ड्रा की गई। चलिए, अब यहां तो इस चीज को हमने समझ लिया। अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है,
तो आप यहां से देखेंगे यह 0 डिग्री है, यहां पर देखिए यह 0 डिग्री का टाइम जोन है, 0 डिग्री का ये टाइम जोन है, 0 डिग्री का। तो यह जो टाइम जोन है यहां से लेकर यहां तक, यह 30 मिनट का टाइम जोन है, 30 मिनट का। इसी प्रकार से 24 टाइम जोन इधर बने और इधर भी बनेंगे, यानी कि ऐसे टाइम जोन बनेंगे कि 1 डिग्री में 4 मिनट का ट्रेवल होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का। आप यहां से देखेंगे अगर इंडिया के लोकेशन को तो 68 डिग्री 7 मिनट है। अब 68 डिग्री को नगण्य कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि यहां पर क्या है कि ये फर्स्ट पॉइंट है। आप लेंगे कहां, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कहां पर है, जो इलाहाबाद नैनी में है। कितना डिग्री है, 82 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट है। अब यहां देखिए अगर मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 8 चौक 32, 30 एक मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट ट्रेवल कर रहा है, आधा डिग्री में तो आप कहेंगे 2 मिनट यहां ट्रेवल करेगा। प्लस अब 4 से इसमें कर दीजिए, 4 अट्ठे 32, 320 और 4 दूना 8, 338, 338 नहीं 328, 1 मिनट, 328, 328, 4 अट्ठे 32, 4 दूना 8, 328। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो 330 हो जाएगा। आप ये बताइए 3 तो 30 क्या आया है, यह मिनट आया है, मिनट, 330 मिनट आया है। कहां से डिस्टेंस आपने लिया है, आप कहेंगे कि ग्रीनविच लंदन से जो जीएमटी टाइम है वहां से हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो कितना घंटा आगे होगा, आप कहेंगे कि इसको अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट आ जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट यह वैल्यू आएगी। यानी कि भारत ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। चलिए आगे, यह टाइम जोन आपको है, आपने देखा कि यहां पर ये 0 डिग्री है, यहां से यह टाइम जोन। जैसे जैसे हम इसके राइट वर्ड चलेंगे दाहिने साइड में, तो वहां पर टाइम हमेशा इंक्रीज होगा, टाइम हमेशा इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम इधर लेफ्ट वर्ड चलेंगे टाइम हमेशा डिक्रीज होगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जो लास्ट में 180 डिग्री होगा, वहां पर दोनों मिल जाएंगे। अब इंडिया की सीमा रेखाएं, इंडिया की जो बाउंड्री, जो फ्रंट्स हैं वो कहां कहां पर हैं, कैसे कैसे हैं, इनको भी समझ लेते हैं। हमारा देश हिंद महासागर और हिमालय पर्वत के मध्य में है, यह तो आपने अभी जस्ट देखा है। यहां पर आपका हिमालय पर्वत और ये आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इसके मध्य में इसकी स्थिति है। इसका सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में, यहां पर आपने देखा इंदिरा काल 37.5 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा काल है। क्या है, इंदिरा काल। उत्तर के मुख्य भूमि दक्षिणतम, उत्तर के मुख्य भूमि तथा दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित कन्याकुमारी केप कमोरिन है। यानी कि अगर मैं दक्षिणतम बिंदु की बात करूं, एकदम साउदर्न पॉइंट की मुख्य भूमि की, तो यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट, और यह इसका नाम क्या है, कन्याकुमारी एंड केप कमोरिन अंतरीप। केप कमोरिन कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा, कहीं कहीं कन्याकुमारी। दोनों यह जो एक ही है, ऐसा नहीं कि इंडिया और भारत अलग अलग है। उसी प्रकार कन्याकुमारी केप कमोरिन दोनों एक ही नाम से जाना जाता है, मतलब नाम अलग अलग है, पॉइंट एक ही है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह एक द्वीप के रूप में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, अब इंदिरा पॉइंट कहां है, आप कहेंगे कि इंदिरा पॉइंट आपका यहां है और यह 6 डिग्री 45 मिनट के लोकेशन पर स्थित है। इसको आप कहीं कहीं देखेंगे कि पिगमिलियन पॉइंट भी कहा गया है, इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, या इसको पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है।
पारसन पॉइंट की संज्ञा दी जाती है। देश का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु गुजरात में गौरमोता यहां पर है। कहीं कहीं गौरमोता लिखा रहता है, कहीं गौरमाथा भी लिखा रहता है। तो ये अच्छा, कहीं कहीं गुहार मोती भी लिखा रहता है इसको। यह कच्छ में है, यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। गौर मोता या गौर माता के नाम से जाना जाता है। इसका पूर्वोत्तर बिंदु जो है, लास्ट वाला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश में किबीथू है। अरुणाचल प्रदेश में यहां पर किबीथू यहां पर आपका किबीथू है। भारत की सीमाएं कहां कहां से लगती हैं, एक बार देखते हैं। देखिए, यह इंडिया का आपके पास एक जनरल स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, इंडिया का मैप। और ये आपका प्यारा भारत बन के तैयार। चलिए, यह इंडिया का लोकेशन। अब यहां पर लोकेशन में देखेंगे कि यहां पर यह है पाकिस्तान। यहां पर 106 किलोमीटर अफगानिस्तान है। और इधर आप देखेंगे तो ये है नेपाल। और यहां पर आपका है सिक्किम। ये जो देश, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है इसका, भूटान। ये है भूटान, ये भूटान है। और यहां पर ये है तिब्बत, ये तिब्बत। और यहां यह पूरा इलाका चाइना का है, चाइना, जिसको आप चीन कहते हैं। यह लोकेशन आपका चीन का है। और इधर यह बाउंड्री, यह म्यांमार। यह आपका म्यांमार। यहां पर एक और छोटा सा देश है, ये श्रीलंका है। श्रीलंका है। यहां पर मालदीव है, छोटे छोटे द्वीप हैं आपका मालदीव। इस समय ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और वहां के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि इंडिया की जितने भी जो सोल्जर्स हैं वहां से हटाएं, और वो हटाने के लिए प्रोसेस चला रहे हैं। फिलहाल में क्या होता है वो राजनीतिक पक्ष है, उसको भी कभी हम समझेंगे। अब ये हमारे टेरिटरी है, जो हमारी सीमाएं हैं और सीमा से सटे हुए हमारे जो पड़ोसी देश हैं। भारत की स्थिति सीमाओं की जो लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। अफगान के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। आप देखेंगे यहां पर यह उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पूर्व है और ये पश्चिम है। यह पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम में यहां पर पाकिस्तान लोकेटेड है। अफगानिस्तान आपका उत्तर में स्थित है। उत्तर में चीन। यहां पर आप नॉर्थ में देखेंगे तो ये चाइना का इलाका है। और चाइना उत्तर में ही नहीं है, यह उत्तर पूर्व में भी है, उत्तर पूर्व में भी स्थित है। चाइना का लोकेशन उत्तर पूर्व में भी स्थित है। नेपाल तथा भूटान पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश है। यहां पूर्व में आप आएंगे तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। यहां पर एक देश है बांग्लादेश है। यह हमारे कंट्रीज के जो पड़ोसी देश हैं
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से ही लग रही है, क्योंकि बांग्लादेश तीनों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। एक तरफ केवल बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल यहां है, और यहां अरब सागर है, अरब सागर। और यहां पर केवल एक ही निकास द्वार है इसका, बे ऑफ बंगाल। सबसे छोटी सीमा कहां पर है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर की इसकी सीमा रेखा है अफगानिस्तान की। अब आइए धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा रेखा, जो सबसे बड़ी सीमा रेखा है, वो किस प्रकार से है, कैसे कैसे, कहां कहां पर क्या लोकेशन है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, और एक ही तरफ इसका निकास द्वार, बाकी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ये इससे सटे हुए 5 ऐसे राज्य हैं जो इससे सटे हुए हैं। अब कह रहा है भारत के पड़ोसी देशों में भारत बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लंबी है, और ये 4096.7 किलोमीटर है, जो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर का लगभग 27% है। कितना है? लगभग 27%। भारत के 5 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ध्यान से देखिए, ये बे ऑफ ये वेस्ट बंगाल, यहां पर मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और ये मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो इसको टच करते हैं। बांग्लादेश को स्पर्श करती हुई सर्वाधिक जो लंबी तट रेखा है, जो सीमा रेखा है, वो बंगाल की है। आप यहां से देख पा रहे हैं, तो यह बंगाल की सीमा रेखा है, यहां बंगाल की सीमा रेखा। जो सबसे बड़ी सीमा रेखा लगाने वाला हमारा राज्य है बांग्लादेश से, वो वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिमी बंगाल। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा है, दूसरे नंबर पर आपका त्रिपुरा। आप यहां से देखेंगे त्रिपुरा का यह लोकेशन, यह पूरी तरह से घिरा हुआ है इससे, जो है बांग्लादेश से। यह सीमा पूर्णतः मानव निर्मित है। यहां पर फर्टाइल है और प्लेन इलाका है, तो यहां पर बहुत ज्यादा ऐसे टेरिटरीज नहीं है, जैसे लैंडफॉर्म्स उस तरह से नहीं है जो पहाड़ है, पठार हो, उसके आधार पे निर्धारित किया जाए। तो यहां पर मानव निर्मित जो लाइन बनाई गई है, जो रेखा बनाई गई है, मानव निर्मित है, वो लोगों ने मिलकर समझौते के तहत में इसको बनाया है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को विभाजित करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा यहीं पर है, इधर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी आती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और यहां से आपका एक गंगा नदी आती है, ये गंगा नदी जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। एक शाखा इसकी यहीं से कट के ये आ जाती है हुगली, जो कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, वह गंगा की एक शाखा है। चलिए, अब भारत चीन में काफी ज्यादा डिस्प्यूट होता है, और इसको भी बारीकी से समझ लेते हैं कि क्या क्या है, कैसे है, क्या लोकेशन है। भारत चीन की जो सीमा रेखा है 3,848 किलोमीटर की है, यह 3,848 किलोमीटर की है। यह एक प्राकृतिक सीमा है। यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय की श्रेणियां हैं। यह इधर है आपका चाइना, और इधर है आपका इंडिया। तो यह प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। इससे हिमालय द्वारा ये प्राकृतिक सीमा रेखा बनाई गई है। जो भारत को दूसरी सबसे लंबी देश है जो जिसकी सीमा रेखा से टच होता है, वो चाइना है। अच्छा, अब कहां कहां टच होता है, तो आप देखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर, यहां पर जम्मू कश्मीर, फिर आप आएंगे थोड़ा सा आगे हिमाचल प्रदेश,
फिर थोड़ा सा आगे आएंगे उत्तराखंड, यहां तक टच करता है। यह पश्चिमी सीमा और इसको आप कह सकते हैं सेंट्रल सीमा है। तो इस सीमा को भारत के 5 राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, आप 3 तो यहां हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 3 यहां हो गए। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और एक आपका यहां पड़ जाता है सिक्किम, यहीं पर सिक्किम है, सॉरी ये वाला है इलाका, ये वाला है, ये सिक्किम, ये सिक्किम, तो 5 राज्यों को टच करती है उसकी सीमा रेखा। इस सीमा रेखा की सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे ज्यादा जो टच करती है वो अरुणाचल प्रदेश। भारत 3 सीमा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। यह आपका पश्चिमी सीमा है, ये मध्य सीमा है और ये आपका पूर्वी सीमा। चलिए अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर रीजन आपको पता चलेगा कि क्या क्या है, कितना रीजन है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, कितना इंडिया के कब्जे में है, कौन कौन सा लोकेशन। तो ये नॉर्दर्न रीजन है, ये नॉर्दर्न रीजन है, ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इसको ऑक्युपाइड किया है। भारत अभी भी इसको अपना अभिन्न अंग मानता है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे तो ये 106 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है, ये इधर लगता है अफगानिस्तान का बॉर्डर, लगता है अफगानिस्तान का। इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और इधर आपका ये चाइना है। यह जो एरिया है यह पाकिस्तान के कभी क्षेत्र में हुआ करता था। ये जो ऑक्युपाइड किया था तो पाकिस्तान ने किया था, उसके बाद इसने चाइना को दे दिया, ये चाइना को दे दिया पाकिस्तान ने। अब इस पर चाइना का कब्जा है। यहां पर इंडिया ने इसको ऑक्युपाइड किया है, ये है सियाचिन ग्लेशियर, यह भारत के कब्जे में है। और ये अक्साई चीन का क्षेत्र है, यह ऑक्युपाइड किया है चाइना ने। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये अक्साई चीन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भूभाग जो है इंडिया से लोग कैप्चर किया है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना। और यहां पर ये सब चीजें आप यहीं पर देखेंगे, ये गलवान है, गलवान जो घटनाएं आपने 3-4 महीना, लगभग 6 महीना पहले आपने सुना कि गलवान घाटी में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उनमें हाथापाई भी हो गई थी और कई जवान शहीद भी हुए थे। अब उसका पूरा मैटर कभी डिस्कस करेंगे, जब इंटर रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग देश के, तब उसमें ही इसका डिस्प्यूट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, उनको पढ़ेंगे। फिलहाल में ये जानते हैं कि यही लोकेशन था जहां पर इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट हुआ था। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब पश्चिमी सीमा से शुरू करते हैं कि पश्चिमी सीमा क्या है। जैसा कि आपने देखा कि पश्चिमी सीमा जम्मू कश्मीर में ही लगती है। भारत के जम्मू कश्मीर चीन को सियांग प्रांत से अलग करती है, सियांग प्रांत से इसको अलग कर रही है। और ये आपका अक्साई चीन, यहाँ पर यह लोकेशन अक्साई चीन का, यह गिलगिट और सियांग के बीच काराकोरम जल विभाजन का अनुसरण करते हुए सिंधु नदी के बेसिन को तरिम बेसिन से अलग करती है। यहाँ पर एक नदी बहती है, इंडस नदी, इंडस, ये यहां से इंडस नदी बहती है जो पाकिस्तान में जाती है। तो इस यहां भी एक इनकी ये कहते हैं कि यहां तक हमारी जो सीमा रेखा है, यहां कह रहा है सिंधु नदी के बेसिन को तरिम बेसिन से अलग करती है। तरिम एक बेसिन है, उसको अलग करती है। यह सीमा भारत के सिंधु और चीन के खेतान जल तंत्र के मध्य विभाजन का काम करती है। भारत की दृष्टि से यह सीमा अस्थायी नहीं है, इसको मान लिया गया है लेकिन यह अस्थायी रूप से है नहीं। कभी कभी चाइना वाले उसको पार करके इधर आ जाते हैं तो फिर इंडिया वाले अपना जो है आगे की कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई जो भी करना है उसको करते हैं और उनको फिर उधर खदेड़ते हैं। मध्य सीमा क्या है? मध्य सीमा आपका हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ आप देखेंगे सिपकिला दर्रा है और सिपकिला पासेस के पास ही इनका ज्यादा कन्फ्लिक्शन होता है। बहुत ज्यादा यहाँ नहीं, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है गलवान घाटी में।
यह भारत को दो राज्य हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को स्पर्श करती है। सीमा रेखा लद्दाख से नेपाल जल विभाजन का अनुसरण करती है। इस सीमा पर दोनों देशों के मध्य कोई बड़ा विवाद नहीं है, कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। यहाँ पर जो पासेस है, यहाँ पर ऐसा जो स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा विवाद की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि इधर आपका जो हिमालय, ग्रेटर हिमालय का भाग है, और इधर ये चाइना है और इधर ये इंडिया है, बीच में वो दीवार की तरह खड़ा हुआ है। अब पूर्वी सीमा क्या है, पूर्वी सीमा को भी समझ लेते हैं। इस सीमा का विस्तार भूटान के पूर्वी छोर से हुआ है। भूटान के पूर्वी छोर आप यहां पर देखेंगे तो भूटान का ये पूर्वी छोर, यहां से ये सीमा रेखा है, और इस लाइन को मैकमोहन लाइन भी कहते हैं, मैकमोहन लाइन। प्रायः इसे शिमला समझौता 1913-14 में उपस्थित ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी मैकमोहन के नाम पर मैकमोहन रेखा की संज्ञा दी गई। इसी को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना गया, क्योंकि मैकमोहन ने इसका लाइन का निर्धारण किया था। इसकी लंबाई 1140 किलोमीटर है। इस सीमा रेखा को भारत में वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। इसी सीमा रेखा को भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्रीज मानता है, किंतु चाइना इस रेखा को मानने के लिए मानता नहीं है। वो अवैध मानते हुए कहता है कि अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी तिब्बत उसका अंग है। जो तिब्बत है उसको चाइना कहता है कि वह उसका अंग है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग को भी कहता है कि यह हमारा पार्ट है, जो कि 62 के युद्ध में ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा कब्जा कर लिए थे। फिर बाद में वो अपने जो इंडिया की टेरिटरी को छोड़ के फिर उधर गए। तो ये हमारी जो निर्धारित करने वाली लाइन है मैकमोहन लाइन, ये यही है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लंबी दूरी का ये है। और ये इसको किया कितने था, 1913-14 में हेनरी मैकमोहन ने इसको ड्रा किया था। अब हमने तो इंडिया और चाइना के सभी बातों को सीख लिया। अब भारत और नेपाल, भारत और नेपाल को भी देख लेते हैं कि इंडिया में भारत और नेपाल की क्या लोकेशन है और इसकी सीमा रेखाएं कहां कहां है। ये जनरल स्ट्रक्चर में हमने जो इसको ड्रा कर दिया, ये स्केल से नहीं है। चलिए, यह आपके, यह नेपाल है, नेपाल, ये नेपाल है, और यहां पर आपका ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश एचपी और ये यूके उत्तराखंड, उत्तराखंड है। और यहां है आपका सिक्किम, यह आपका सिक्किम, यह सिक्किम है। यहां से जो उत्तराखंड का यहां ये क्षेत्र है, यहां से जो लंबाई है इसकी, कलर चेंज करते हैं फिर, यह जो लंबाई है यह 1751 किलोमीटर है। कहां तक, सिक्किम तक, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। इसको त्रिसंध के नाम से जाना जाता है, नेपाल, तिब्बत और उत्तराखंड। यहां तिब्बत है, तिब्बत, और यह नेपाल, और यहां यूके उत्तराखंड से होते हुए सिक्किम तक जाता है। तो इसको त्रिसंध के नाम से जाना जाता है, त्रिसंध, त्रिसंध। ये त्रिसंध के नाम से इसको जाना जाता है। यह भारत के 5 राज्यों को टच करता है। इसकी रेखा, सीमा रेखा जो है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर आपका उत्तर प्रदेश, यहां मैं लिख देता हूं उत्तराखंड, उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, यूपी, तीसरा बिहार, चौथा आपका बंगाल, वेस्ट बंगाल आप लिख दीजिए, बंगाल, और पांचवा है सिक्किम।
5वां है सिक्किम। ये 5 राज्यों को छूता है, यानी नेपाल की सीमा रेखा, नेपाल की सीमा रेखा। डिस्टेंस कितना है? 1751 किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बना रहा है इसमें, पांचों में से? तो आप ये कहेंगे कि बिहार। बिहार कितना किलोमीटर का ये डिस्टेंस है? 729 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी कि आप यहां से देखेंगे तो ये यहां से ये क्षेत्र पूरा ये वाला बिहार का लगता है। तो 729 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कितनी है? तो आप कहेंगे 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर है। और फिर उत्तराखंड की 263 किलोमीटर, उत्तराखंड की 263 किलोमीटर है। वेस्ट बंगाल की सीमा रेखा 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा रेखा 99 किलोमीटर की है सिक्किम। 99 किलोमीटर की सीमा रेखा सिक्किम की लगा रहा है। और टोटल 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है। अब आता है भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार, तो यहीं पर हम इसको भी देख लेते हैं, भारत और म्यांमार। आप देखेंगे कि यहां पर एक हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, अराकान ओमान, अराकान ओमान। यह भारत की जो है सीमा रेखा है, भारत और म्यांमार। यहां म्यांमार है, म्यांमार। और म्यांमार की जो भारत की सीमा रेखा बनाने वाला जो बाउंड्री है वो अराकान योमा पर्वत है। इसका जो डिस्टेंस है यह कितना है? आप कहेंगे कि इसका डिस्टेंस, इसका सीमा रेखा, सीमा रेखा 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है। कौन कौन से राज्य इसको टच करते हैं? तो 4 राज्य हैं, 4 राज्य इसको टच करते हैं। वो 4 राज्य में पहला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा आपका है मिजोरम। ये 4 राज्य इसको टच करते हैं। यह संधि कौन के माध्यम, किसके माध्यम से हुई थी? जो इसकी संधि आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कौन सी संधि के माध्यम से इसको निर्धारित किया गया था, तो यह संधि थी 1900। यह जो रेखा है, इस संधि रेखा, सीमा रेखा संधि, सीमा रेखा संधि 1926 में, 26 की युदाबू, 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 युदाबू संधि से ये युदाबू संधि के आधार पर यह निर्धारित की गई थी 1926 में। इनके बीच में आपसी समझौता होके यह कार्रवाई हुई थी। और इसका जो निर्धारण तिथि था वह 10 मार्च 1967 को यह पुनः निर्धारित की गई, क्योंकि भारत 1926 में आजाद नहीं था, यह अंग्रेजों का गुलाम था। जब आजाद हुआ तो 1967 में इसको इन्होंने एकदम पूरी तरह से द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर इसको एक नया आयाम दिया और इसी बाउंड्री को इन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्रीज अपनी मान लिया है।
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अब आता है आपका भारत और अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान में एक रेखा है जिसको आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, डूरंड रेखा। भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा, सीमा रेखा। भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा क्या है, अब इसको भी देख लेते हैं। एक जनरल मैप बना लेते हैं, केवल हम ये श्रीनगर का ही मैप ड्रा करते हैं, बस उतने में हमारा काम हो जाएगा। चलिए, यहां पर है ये अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है। यह जो डिस्टेंस है ये 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर का, 106 किलोमीटर है ये डिस्टेंस, 106 किलोमीटर है। अच्छा, समझौता कब हुआ था? सीमा रेखा, सीमा रेखा 106 किलोमीटर की है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। यह 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में सर मॉर्टिमर, सर मॉर्टिमर, सर मॉर्टिमर डूरंड, डूरंड ने इसको ड्रा किया था। सर मॉर्टिमर डूरंड ने इसको ड्रा किया था, इसीलिए इसको डूरंड रेखा कहा जाता है। इसको डूरंड, डूरंड रेखा, इसको डूरंड रेखा यानी डूरंड लाइन भी कहा जाता है। इसको अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है इसको डूरंड रेखा भी कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा एक ये लास्ट पॉइंट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये दो द्वीप समूह है, दो ग्रुपों में इसको बांटा है। एक है अंडमान और दूसरा है निकोबार द्वीप समूह। अंडमान को 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल आप देख रहे हैं, ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। ऊपर की तरफ नॉर्थ में अंडमान और नीचे की तरफ निकोबार द्वीप समूह, 10 डिग्री से ये दोनों अलग होते हैं। अब अंडमान और निकोबार का जो है लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में है। अच्छा, किसके पास और टेरिटरी लगती है? तो ये म्यांमार से लगती है। यहाँ पर कोको द्वीप है, और जो म्यांमार से उसको अलग करता है, यानी 14.5 डिग्री, यहाँ पर 14 डिग्री के समथिंग है, 14.5 डिग्री, 14 डिग्री शायद 4 मिनट का है। ये लोकेशन है जिसके इधर साउथ में अंडमान है और उधर ये है कोको द्वीप यानी म्यांमार। अंडमान निकोबार ये जो है दोनों, अंडमान जो छोटे छोटे द्वीप से मिलकर बना हुआ है, कुछ ज्वालामुखी वाले हैं और कुछ कोरल रीफ्स वाले हैं। इनकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, जो साउथ अंडमान आइसलैंड में है, साउथ अंडमान आइसलैंड में है। यहाँ पर ये पोर्ट ब्लेयर, अंडमान आइसलैंड और निकोबार आइसलैंड, दोनों आइसलैंड में। और क्लासिफिकेशन किया गया, इनको नाम दिया गया नॉर्थ अंडमान आइसलैंड, मिडिल अंडमान आइसलैंड, साउथ अंडमान आइसलैंड और लिटिल अंडमान आइसलैंड। यह 4 प्रकार से इसको क्लासिफिकेशन किया गया। अब आता है कि निकोबार को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे उनका पॉइंट है
जैसे जैसे स्थान है, जितना बड़ा लोकेशन है, उसी के हिसाब से उसको फिर उन्होंने नामकरण कर दिया। यहां ग्रेट निकोबार में सबसे लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 45 मिनट पे है। कहां पर? 6 डिग्री 45 मिनट पे ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में है, सबसे लास्ट एकदम साउदर्न पॉइंट है इंडिया का। अच्छा, उसके फीचर्स और क्या है? बैरन आइसलैंड अंडमान में है। अंडमान के इंडिया का सबसे एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइसलैंड। आप देखेंगे कि तो ये बैरन आइसलैंड है, यहां लोकेशन है बैरन आइसलैंड का। यहां देखिए, ये बैरन आइसलैंड है। यहां पर जो ज्वालामुखी उद्गार का जो है एक्टिव ज्वालामुखी यहां पर पाया जाता है, जो है यहां पर ज्वालामुखी उद्गार होता है। यही मात्र एक ऐसा जो है द्वीप समूह है जहां पर ज्वालामुखी उद्गार होता है। बस बाकी तो बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यह इसके चारों तरफ में ये सब देश हैं और इसके बीच में ये लोकेटेड है। यह एक दूसरे को लिंकअप करता है यहां से। अब थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ देखेंगे, यहां पर देखिए यह कार निकोबार है और सबसे लास्ट पॉइंट माउंट थ्यूलर। माउंट थ्यूलर ये है आपका ग्रेट निकोबार में, और सबसे लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है 6 डिग्री 45 मिनट पे। आप यहां पर देखेंगे ये नॉर्थ अंडमान है, यह मिडिल अंडमान है, यह नॉर्थ अंडमान यहां तक, यहां से ये मिडिल अंडमान और यहां से ये है साउथ अंडमान, ये साउथ अंडमान है। और यहां पर डक्कन पासेस है, यहां देख रहे हैं, यही 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, और ये लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसके बारे में और सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। इसमें से कुछ द्वीप कोरल रीफ से बने हुए हैं, कुछ ज्वालामुखी से हैं। कुछ कोरल लिप्स हैं और कुछ ज्वालामुखी से बने हुए हैं। अब कोरल लिप्स क्या है, इसको भी अभी हम समझेंगे कि कोरल लिप्स क्या है। और कुछ वॉल्केनो एक्टिविटी, जैसे बैरन आइसलैंड वॉल्केनो एक्टिविटीज वाला है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कितने द्वीप समूह है इसमें? 572 द्वीप समूह है। ये छोटे छोटे जो द्वीप समूह आपको दिख रहे हैं, ये 572 है। ये जो द्वीप समूह दिख रहे हैं आपको, ये 572 द्वीप समूह है। इनका विस्तार 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री। यहां पर देखेंगे आप 6 डिग्री यहां पर 6 डिग्री था और 14 डिग्री तक यहां पर 14 डिग्री ये यहां तक उत्तरी है। इसका विस्तार 6 डिग्री उत्तरी से लेकर 14 डिग्री उत्तरी तक है। अब इसका अगर पूर्वी विस्तार देखेंगे तो 92 डिग्री पूरब से लेकर, यहां से आप एक लाइन ड्रा करेंगे 92 डिग्री पूर्व से लेकर, एक लाइन यहां ड्रा कर दीजिए 94 डिग्री पूर्व तक है, यानी कि 2 डिग्री का विस्तार है। इसमें 2 श्रेणियां हैं, अंडमान और निकोबार। बैरन द्वीप एकमात्र जीवांत ज्वालामुखी जो निकोबार द्वीप समूह में है, निकोबार द्वीप समूह में है। यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर निकोबार। चलिए, बंगाल की खाड़ी में 14 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर म्यांमार के कोको द्वीप समूह है। यहां पर आप देखेंगे कि 14 डिग्री 5 मिनट पे म्यांमार का जो है कोको द्वीप समूह है, जो भारत को अंडमान से कोको चैनल द्वारा अलग करता है। यहीं पर है कोको चैनल, यहां पर है कोको चैनल, कोको चैनल है, जो भारत को अंडमान और म्यांमार से अलग करता है। अब लक्षद्वीप द्वीप समूह, इसको भी देख लेते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह पूर्णतः प्रवाल निर्मित है। यहाँ पर कोई वॉल्केनो एक्टिविटीज नहीं है। यह मूगा चट्टानों द्वारा बनाया हुआ प्रवाल से निर्मित
द्वीप समूह है। यह अरब सागर में स्थित है। 8 डिग्री उत्तर से लेकर 12 डिग्री उत्तर तक है, यानी 8 डिग्री उत्तर, 8 डिग्री यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 12 डिग्री उत्तर तक स्थित है। 71 डिग्री से लेकर 74 डिग्री तक, यहाँ पर आप देखेंगे तो 71 डिग्री से लेकर 74 डिग्री तक यह पूर्वी विस्तार है इसका। केरल से 240 किलोमीटर दूर, 480 किलोमीटर दूर, केरल से 240 किलोमीटर दूर यहां पर यदि यह केरल से 240 किलोमीटर से 180 किलोमीटर, अच्छा हाँ, एक चीज यहां पर देखिए, यहां पर दिया है केरल से 240 यानी कि पहला ये पॉइंट 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर, और ये लास्ट पॉइंट यहां पर 280 किलोमीटर है। 240 से 480, सॉरी 480 है, 480 किलोमीटर इतना डिस्टेंस इसमें है। कुल द्वीपों की संख्या 36 है। मानव जहां पर निवास करते हैं वो 11 द्वीप समूह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 454 वर्ग किलोमीटर है, 453 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 453 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में यामिनी द्वीप और दक्षिण में कानानोरे द्वीप के मध्य 11 डिग्री चैनल है। 11 डिग्री चैनल आप यहां देखेंगे कि यहां पर है 11 डिग्री चैनल, ये 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर 11 डिग्री चैनल यहां पर है। मालदीव भारत के दक्षिणी द्वीप समूह मिनिकॉय जो यहां पर है से जलीय सीमा लगाता है। इसके मिनिकॉय के नीचे मालदीव है। आइए अब ये कोरल लीफ्स क्या है, ये कौन कौन सी घटनाएं घटी, कैसे कैसे ये कोरल लीफ्स हुआ। तो आप सागर में जानते हैं कि इसका पानी खारा होता है और खारे पानी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर एक जीव पाया जाता है जिसको मूंगा कहते हैं। वो उस खारे पानी में जो कैल्शियम होता है उसका सेवन करता है, कैल्शियम का सेवन करता है और उसका श्रावण भी करता है, उसको उत्सर्जित भी करता है। जब ये कैल्शियम का सेवन करता है और कहीं पर स्थिर होकर करता है, तो जब वो श्रावण करता है, इसको छोड़ता है, तो इसके ऊपर एक परत सी जम जाती है उसी कैल्शियम की, और कैल्शियम हार्ड होता है, और यह परत दर परत जमते जमते वो क्या होता है कि उसी में वह दबा रह जाता है, अंदर की तरफ वो दबा रह जाता है, ऊपर से उसकी कैल्शियम की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण वह बाहर निकल नहीं पाता, वो उसकी डेथ हो जाती है। यही सतत प्रक्रियाएं प्रत्येक मूंगा जीव करता है, जो अपने सुरक्षा के लिए, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं होती है, वो उसी में उसकी डेथ हो जाती है। तो यह कार्रवाई कंटिन्यू चलती है, और कैल्शियम की चट्टानें इतनी मजबूत होती हैं कि यह एक प्रवाल भित्ति का निर्माण कर देती हैं, जिसको आप कोरल लीफ्स कहते हैं। आप कोरल लीफ्स को देखेंगे तो यह एक ही लेटीट्यूड पे आपको मिलेगी। जैसे आपने देखा इंडिया में जहां कोरल लीफ्स है, उसी के सीध में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको कोरल लीफ्स मिलेगी। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कोरल प्रवाह है, कोरल रीफ है। तो इसको अभी थोड़ा देर में हम समझ लेते हैं। कोरल रीफ प्रवाह भित्ति मूंगा की चट्टानों के नाम से जाना जाता है, जो कि मूंगा एक प्रकार का जीव है। ये समुद्र के भीतर की चट्टानें हैं। एक्चुअली ये कोई चट्टान नहीं है, लेकिन चट्टान के रूप में बन जाती है, तो इसलिए हम इसको कैल्शियम युक्त चट्टानें कहते हैं, जो प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित होती है। जाहिर सी बात है, अगर वो खाएगा कैल्शियम तो निकालेगा भी कैल्शियम ही, तो जब कैल्शियम निकालता है, उत्सर्जन करता है, तो उसके ऊपर जम जाता है, जिसके कारण वो उसकी ऊपर की जो परत हार्ड हो जाती है और अंदर ही वो मर जाता है। यह कार्रवाई कब होती है? जब प्रजनन की कंडीशन होती है, तब ये कार्रवाई करते हैं। कोरल रीफ उष्ण कटिबंधी और उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में यानी समुद्रों में मिलता है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, यह जो ट्रॉपिकल रीजन है, इसी में कोरल लीफ्स मिलेंगे। अदरवाइज कहीं कोरल लीफ्स और नहीं मिलते हैं,
क्योंकि इनको पनपने के लिए 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर नितांत आवश्यक है। कैल्शियम कार्बोनेट के इन भव्य सेल श्रेणियों का निर्माण प्रवाल के प्रजनन अंडों और मुकुलन के द्वारा होता है। इसमें कई सहस्त्र प्रवालों के उपनिवेश मिलकर इस महान आकार के सेल की रचना को करते हैं। कई मुगा जीव उस पर बैठ के, यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं, कई वर्षों सहस्त्र वर्षों की प्रक्रियाएं हैं। धीरे धीरे वह मुगा उसमें मरते रहते हैं, उसके ऊपर जो कैल्शियम जमा हो जाती है वह एक प्रवाल का रूप धारण कर लेती है। पॉलिप समुद्र जल में घुले हुए कैल्शियम को लेकर अपने शरीर के चारों तरफ प्याले के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण करते हैं। क्योंकि कैल्शियम वो खाते हैं तो उसका जो उत्सर्जन करते हैं तो उसके ऊपर वो प्याले के रूप में जम जाता है, जिसके कारण वह उसके अंदर में ही पड़े रहते हैं। इन पॉलिपों के द्वारा प्रवाल निर्वाह का निर्माण होता है, यानी कि प्रवाह का जो प्रवाल भित्ति जो बनती है वो इन्हीं के आधार पे बनती है। यहां तक ये हमारा आज का सेशन था। फिर नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे, कल दूसरा सेशन होगा जिसमें हम इसके और कुछ फीचर्स को देखेंगे। फिर उसके बाद इंडिया के जो फीचर्स हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, उनको हम लोग स्टडी करेंगे।